नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जनरल स्टडी गुरु में। यहाँ पर आपको सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जीके अथवा जीएस कराई जाएगी। सभी कम्पिटिटिव एग्जाम जैसे यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, अदर स्टेट एग्जाम जिसमें भी जीके आती है वो सब यहाँ पर कवर किए जाएंगे। इस वीडियो में हम लुसेंट जीके बुक का 11वां पेज क्वेश्चन फॉर्मेट में कवर करेंगे। चलिए दोस्तों, देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन नंबर 1। बौद्ध परंपरा और उनके लिपियों के अनुसार अशोक ने कितने स्तूपों का निर्माण किया था? ऑप्शन ए 64,000, बी 45,000, सी 84,000, डी 10,000। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी 84,000। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। बौद्ध परंपरा और उनकी लिपियों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण किया था। आपने भी याद रखना है, धर्म प्रचार के लिए अशोक ने किसे भेजा? महेंद्र को, और अपनी पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा? श्रीलंका में। क्लियर है दोस्तों? तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से किस लिपि का प्रयोग अशोक के शिलालेखों में नहीं हुआ? ऑप्शन ए सिंहली, बी ग्रीक, सी अरमाइक, डी खरोष्टी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए सिंहली। अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। याद रखना आपने। ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से, खरोष्टी लिपि का अभिलेख उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से और शेष भारत से ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिले हैं। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। क्लियर है दोस्तों? तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। अशोक के शिलालेख की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए जेम्स प्रिसेप, बी आनेस्क्रेटस, सी कार्नेलिया, ऑप्शन डी पाड्रेटी फैंथेलर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी पाड्रेटी फैंथेलर ने। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में पाद्रेटी फैंथेलर ने की थी। इनकी संख्या 14 है। कब की थी खोज? 1750 ईस्वी में। क्लियर है दोस्तों? याद रखना आपको। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। अशोक के कौन से शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है? ऑप्शन ए 5वें शिलालेख में, बी 6ठे शिलालेख में, सी 7वें शिलालेख में, डी 8वें शिलालेख में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 6ठे शिलालेख में। अशोक के 6ठे शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। याद रखना आपको। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई थी? ऑप्शन ए 11वें शिलालेख में, बी 12वें शिलालेख में, सी 13वें शिलालेख में, डी 14वें शिलालेख में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी 13वें शिलालेख में। याद रखना आपने। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। इसी में पड़ोसी राजाओं का वर्णन भी है। ये भी आपको याद रखना है। पड़ोसी राजाओं का वर्णन किस शिलालेख में है? 13वें शिलालेख में। याद रखना आपने। और जैसे अन्य ऑप्शन दिए गए हैं, 11वें शिलालेख इसमें धम्म की व्याख्या की गई है, और 12वें शिलालेख में स्त्री महामात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। और 14वें शिलालेख में क्या कहा गया है? 14वें शिलालेख में कहा गया है अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। याद रखना आपने। क्लियर है दोस्तों? बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 5, बी 10, सी 14, डी 7। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी 7। याद रखना आपने। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, जो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखी गई हैं। आपने वीडियो के साथ साथ बुक में पढ़ते रहना है। क्लियर है दोस्तों? तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। प्रयाग स्तंभ लेख को किस शासक ने इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया? ऑप्शन ए बाबर, बी शेरशाह, सी जहांगीर, डी अकबर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी अकबर ने। प्रयाग स्तंभ अभिलेख जो कि ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है, यह पहले कौशाम्बी में स्थित था। इस स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया। ये भी आपको याद रखना है। क्लियर है दोस्तों? तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। लोरिया अरेराज स्तंभ लेख कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी बिहार। लोरिया अरेराज अभिलेख बिहार के चंपारण में स्थित है। याद रखना आपने। क्लियर है दोस्तों? बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन सा है? ऑप्शन ए प्रयाग स्तंभ लेख, बी रामपुरवा स्तंभ लेख, सी रुम्मीदेई स्तंभ लेख, डी दिल्ली टोपरा अभिलेख। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी रुम्मीदेई स्तंभ लेख। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रुम्मीदेई है। इसी में लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटा देने की घोषणा की गई थी अथवा की गई है। तो क्वेश्चन इस प्रकार भी बन सकता है, किस अभिलेख में भू राजस्व की दर घटा देने की घोषणा की गई है? तो रुम्मीदेई अभिलेख में। याद रखना आपने। क्लियर है दोस्तों? बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। अशोक का कौन सा अभिलेख सबसे लंबा अभिलेख है? ए 7वां, बी 5वां, सी 8वां, ऑप्शन डी 9वां। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए 7वां।
अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा अभिलेख है, याद रखना आपने। क्लियर है दोस्तों। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, मौर्य प्रांत दक्षिणापथ की राजधानी क्या थी? ए तक्षशिला, बी तोसली, सी उज्जैनी, डी सुवर्णगिरी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी सुवर्णगिरी। मौर्य प्रांत दक्षिणापथ की राजधानी थी सुवर्णगिरी। अन्य कुछ मौर्य प्रांत हैं जैसे उत्तरापथ, तो उसकी राजधानी थी तक्षशिला। अवंती राष्ट्र, उसकी राजधानी थी उज्जैनी। कलिंग प्रांत की राजधानी थी तोसली। और जैसे कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है, दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी। परासी जो कि पूर्वी प्रांत है, उसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र, याद रखना आपने। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, अर्थशास्त्र में जासूस को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए महामात्र, बी चर, सी कुना, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी चर। अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है, जिसे महामात्र भी कहा जाता था। इसकी संख्या 18 थी। अर्थशास्त्र में चर जासूस को कहा गया है। तो इस पॉइंट के अनुसार अर्थशास्त्र में जासूस किसे कहा गया है? चर को। अथवा अर्थशास्त्र में जासूस को क्या कहा गया है? तो इसका आंसर है चर। क्लियर है दोस्तों। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या कितनी थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 5। जैसे अभी हमने पीछे 5 प्रांत और उनकी राजधानी रिवाइज की, वही 5 प्रांत पूछे गए हैं। वो 5 प्रांत हैं उत्तरापथ, अवंती राष्ट्र, कलिंग, दक्षिणापथ, प्रासी अथवा पूर्वी प्रांत, याद रखना आपने। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, अर्थशास्त्र के अनुसार सन्निधाता किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए राजकीय कोष का अध्यक्ष, बी सैन्य विभाग का प्रधान, सी प्रमुख न्यायाधीश, डी अध्यक्ष। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए राजकीय कोष का अध्यक्ष, याद रखना आपने। अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में तीर्थ का वर्णन अथवा तीर्थ का उल्लेख मिलता है, जिसे महामात्र भी कहा जाता था। इनकी संख्या 18 थी। तो उनमें से एक थे सन्निधाता, जो कि राजकीय कोष के अध्यक्ष होते थे। इसी प्रकार अन्य 17 पद थे अथवा तीर्थ थे और उनका कार्य अर्थशास्त्र में वर्णित है। क्लियर है दोस्तों। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, अर्थशास्त्र के अनुसार पौर किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए नगर रक्षा का अध्यक्ष, बी कमिश्नर, सी कारखानों का अध्यक्ष, ऑप्शन डी नगर का कोतवाल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी नगर का कोतवाल। अर्थशास्त्र के अनुसार नगर के कोतवाल को पौर कहा जाता था। और नगर रक्षा का अध्यक्ष कौन होता था? नायक। कमिश्नर को क्या कहा जाता था? प्रदेष्ट्री। कारखानों के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? कर्मांतिक। ये भी आपको याद रखना है। क्लियर है दोस्तों। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, मौर्य साम्राज्य में बिक्री कर के रूप में मूल्य का कौन सा भाग वसूला जाता था? ऑप्शन ए 8वां, बी 10वां, सी 12वां, डी 16वां। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 10वां। बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। इसे बचाने वाले को मृत्युदंड दिया जाता था। ये भी आपको याद रखना है। क्लियर है दोस्तों। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, मैगस्थनीज के अनुसार एग्रोनोमाई कौन था? ऑप्शन ए मार्ग निर्माण अधिकारी, बी सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक, सी कारागार का अध्यक्ष, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। मैगस्थनीज के अनुसार एग्रोनोमाई मार्ग निर्माण अधिकारी था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए मार्ग निर्माण अधिकारी, याद रखना आपने। क्लियर है दोस्तों। कुछ अन्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे यहाँ से भी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 18, भारत में शिलालेखों का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया था? आंसर है अशोक ने। आप सभी को पता ही होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर है खरोष्टी लिपि। अशोक के जो शिलालेख थे वो ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक लिपि में पाए गए थे। ये भी आपको साथ में याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 20, अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 ईस्वी में किसे प्राप्त हुई? तो आंसर है जेम्स प्रीसेप, याद रखना आपने। और अशोक के शिलालेख की खोज कब की गई? 1750 ईस्वी में। किसके द्वारा? पादरेटी पैंथेलर के द्वारा, याद रखना आपने। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, अशोक के कौशाम्बी अभिलेख को क्या कहा जाता है? आंसर है रानी का अभिलेख, याद रखना आपने। क्वेश्चन नंबर 22, अशोक का कौन सा अभिलेख ग्रीक एवं अरमाइक भाषाओं में प्राप्त हुआ है? आंसर है सारेकुना। सारेकुना जो अभिलेख है वो ग्रीक और अरमाइक भाषा में प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23, अशोक के समय प्रांतों को क्या कहा जाता था? आंसर है चक्र। अशोक के समय प्रांतों को चक्र कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 24, प्रांतों के प्रशासक क्या कहलाते थे? तो इसका उत्तर होगा कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रिक प्रांतों के प्रशासक कहलाते थे। तो इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, प्रांतों का विभाजन किसमें किया गया था? आंसर है विषय में, जो कि विषयपति के अधीन होते थे। ये भी आपको याद रखना है। उम्मीद करता हूँ आपके सभी क्वेश्चन याद हो गए होंगे और आसानी से समझ में आ गए होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। और दोस्तों एक बात ज़रूर जान ले
कि जो भी इस वीडियो में क्वेश्चन कराए गए हैं या जो लुसेंट जीके बुक का पेज वीडियो में कवर किया गया है, उस पेज के सभी पॉइंट याद करने के लिए पहले या तो आप वीडियो देख लें या बुक का वो पेज पढ़ ले जो वीडियो में कराया जा रहा है। यदि आप लुसेंट बुक पढ़ चुके हैं तो आप सिर्फ वीडियो देखकर भी सभी क्वेश्चंस के आंसर याद रख सकते हैं। यदि आप लुसेंट जीके बुक शुरू कर रहे हैं तो आप पहले वह पेज पढ़ें जिसके वीडियो में क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं और फिर वीडियो देख सकते हैं। इस प्रकार आपको जल्दी याद होगा। वीडियो में सभी क्वेश्चंस कवर किए गए हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हैं और जहां से अगले आने वाले एग्जामों में क्वेश्चन बन सकते हैं, वो क्वेश्चन भी इस वीडियो में कवर किए गए हैं। इस प्रकार अगर आप याद करेंगे तो आप अपने आप को अन्य स्टूडेंट्स जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिनमें जीके आती है, जीके के मामले में आप अपने आप को उनसे अलग पाएंगे। क्लियर है दोस्तों? तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों।